वेलकम। अब हम इस लेक्चर में बेसिक सीखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है। देखो नाम क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एक आपने चैप्टर किया है बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज क्या होते हैं? बेसिकली बैंक होते हैं। तो बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपना जो लोन देते हैं और काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होता है? ये नॉर्मली जो बैंकिंग के काम है सब तो नहीं करते, कुछ करते हैं। जैसे कि ये फाइनेंस करते हैं एसेट्स, और ये डिपॉजिट्स उस वे से नहीं लेते जैसे सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट होता है। ये बस फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं, वो भी अनुमति लेते हैं सेबी की और आरबीआई की अनुमति होती है, तो ये उसके हिसाब से काम करते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कुछ काम बैंक वालों जैसा करते हैं, लोन देना, और बाकी जो इनकी इनकम होती है वो एक लोन देने से होती है, और इसके अलावा कुछ वो इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनकी कुछ अर्निंग इनकम होती है। तो बेसिकली इनकी इंटरेस्ट इनकम मेजर होती है, बट ये थोड़ा रिस्की बिजनेस होता है, तो इनको बहुत सावधानी से चलना होता है। और आरबीआई भी काफ़ी ध्यान देता है कि ये कंपनीज की सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक है। चैप्टर 11 NBFC. It is a company registered under the Companies Act 2013. Engage in the business. इनका मतलब काम धंधा क्या है? Of loans and advances, acquisition of shares, मतलब जो फालतू पैसा होता है इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर कुछ लीजिंग का काम भी करते हैं, हायर परचेज का भी करते हैं, कुछ हद तक ऐसे चिट फंड का बिजनेस होता है वो भी करते हैं, और इंश्योरेंस का भी अप टू सर्टेन लिमिट। अब एक हम सिंपल वे में देखें डिस्टिंक्शन बैंक और एनबीएफसी में क्या होता है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, नहीं जैसे होता ना बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं वैसे एनबीएफसी नहीं काम कर सकता। बैंक कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्ट कर सकता है डिमांड डिपॉजिट। एनबीएफसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जैसे बैंकों में होता है ना, चेक क्लियरेंस होती है, सेटलमेंट होती है, वैसे एनबीएफसी नहीं करते। अ बैंक इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एनबीएफसी कैनॉट इशू चेक्स। एनबीएफसी चेक बुक नहीं इशू करती, बैंक्स चेक इशू कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल एनबीएफसी का है जैसे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, या फिर बजाज फाइनेंस कैपिटल लिमिटेड, या फिर एक आजकल एक और भी एनबीएफसी काफ़ी फेमस है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। और बैंकों का एग्जाम्पल है तो पीएनबी है, एसबीआई है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 45(1)(b, सेक्शन 45(1)(b of RBI Act 1934. The minimum level of liquid asset to be maintained by NBFC is 15%. अब 15% बेसिकली क्या होता है कि उनको लिक्विड एसेट्स में रखने। देखो एक आपने जब क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो आपने दो चीज़ें सीखी थी, एक थी कैश रिजर्व रेशो, एक थी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? उसके हिसाब से पैसा बैंक किसके पास रखता है? आरबीआई के पास। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो होती है जिसके हिसाब से बैंक अपने पास पैसा रखता है लिक्विड एसेट्स में। वैसे ही एनबीएफसी की एक लिक्विडिटी रेशो होती है जो 15% की है, कि मतलब कि जो भी उनके पास अमाउंट है वो 15% किसके पास रखें? लिक्विड एसेट्स में। ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर, मतलब जो भी सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर होगा, क्वार्टर में हमें पता है कि 3 महीने होते हैं,
तो जो लास्ट वर्किंग डे होगा सेकेंड प्रीसीडिंग और क्वार्टर का, तो उसमें 15% की लिमिट मेंटेन होनी चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी means a non-banking finance company which deploys at least 75% of the total assets in infrastructure loans. Basically क्या है, ये वो कंपनियां होती हैं जो अपना पैसा जब वो लोन देते हैं तो कहाँ पे देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देते हैं। Subordinated debt means an instrument which is fully paid up, unsecured and is subordinated to the claims of other creditors and is free from restrictive clauses. तो subordinated debt में एक की पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये वो डेट है जिसमें जो डेट तो दिया हुआ है उसके साथ साथ वो अनसिक्योर्ड भी है और उसके साथ कुछ क्लेम है जो अदर क्रेडिटर्स भी उसमें इंटरेस्टेड है। तो कई NBFC subordinated debt में डील करते हैं। Substantial interest means holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child taken together in the shares of the company, the amount paid up on which exceeds 10% paid up capital. तो हम यहाँ substantial interest कहेंगे कि अगर आपके पास 10% से अधिक शेयर्स हैं किसी एक कंपनी के। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। अब नाम क्या है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। इनमें क्या होता है, टोटल एसेट्स होते हैं 500 करोड़ या उससे अधिक, और एक होता है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, उनका क्या होता है 500 करोड़ से कम। बड़ा सिंपल है, आप इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। अब इस लेक्चर में भी कंसेप्ट देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। बहुत ही सिंपल है, किस वे से वो अपनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हैं और किस किस टाइप के एसेट्स की बाइफर्केशन होती है। बिल्कुल आप ध्यान से देखना और प्लीज नोट डाउन करना, क्योंकि देखो जो सी चीज़ आप लिखोगे ना आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, आप कोशिश करो उसको 2-3 दफ़ा देखो, जितना लिखोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ जितनी भी ये स्लाइड्स हैं आप प्लीज़ उसको नोट डाउन जरूर करें। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड शैल बी टेकन ऑन कैश बेसिस। ये की पॉइंट है, प्रोवाइडेड income from dividend will be taken on accrual basis if dividend is declared by the corporate bodies। अगर डिक्लेयर कर दिया है तब accrual में लेंगे, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो तब तो वही डिविडेंड को इनकम मानेंगे जो कैश में मिल गया। अब डिक्लेयर का क्योंकि होता क्या है कि जब एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है उससे पहले डिविडेंड वो प्रपोज कर देते हैं, पता लग जाता है कितना है, बट ऑफिशियली कंपनी की लायबिलिटी तभी बनती है जब वो डिक्लेयर हो जाता है। तो यानी कि इनकम फ्रॉम डिविडेंड हम कैश बेसिस पे लेंगे और एक्रूअल बेसिस पे तभी लेंगे वही डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड शैल बी टेकन ऑन द एक्रूअल बेसिस। बहुत सिंपल। Income on securities of corporate bodies or PSU, payment of interest is guaranteed by government, shall be taken on accrual basis। सिंपल वे में इसको अगर मैं कहूँ तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, बिल्कुल वही फॉलो होता है। मतलब कि डिविडेंड तब आप मानो जब डिक्लेयर हो गया, तो तब तो एक्रूअल बेसिस पे मानोगे, अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो जो इनकम आपकी कैश बेसिस पे उसके हिसाब से आप लोगे। ठीक है जी। अब एसेट क्लासिफिकेशन, एवरी NBFC शैल क्लासिफाई द एसेट्स इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब देखो इसको थोड़ा बिल्कुल आप ध्यान से देखना है, बिल्कुल वही है जो आपने बैंकिंग में सीखा था। स्टैंडर्ड एसेट्स मीन्स एन एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो
तो इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कब होता है? जैसे बैंकिंग में है ना, अप टू 90 डेज, सेम चीज है। अगर कोई इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट अप टू 90 डेज नहीं मिली, कोई बात नहीं, तब भी उसको स्टैंडर्ड एसेट। तो उसके बाद क्या हो जाता है? एनपीए, सब स्टैंडर्ड एसेट। An asset which has been classified as NPA, NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। जो NPA हो गया है बट अप टू 12 मंथ्स है, तो वो क्या हो जाएगा? सब स्टैंडर्ड एसेट। वही सेम है, इसको आप इंटरलिंक कर लो बैंकिंग के साथ। देखो, अप टू 31 मार्च 2017 ये जो 12 मंथ्स है ये 14 मंथ्स होता था, और ये जो 90 डेज है स्टैंडर्ड एसेट का वो भी 4 या 5 मंथ्स था। तो आज की डेट में क्या है कि चाहे सिस्टमेटिकली जो आपकी एनबीएफसी है या नॉन सिस्टमेटिक एनबीएफसी है, उन दोनों में ही सेम चीज है। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? जो एनपीए है नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। डाउटफुल एसेट वो होता है जो एनपीए एंड एनपीए इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स। अगर कोई एनपीए है मतलब 12 मंथ से अधिक, एंड एनपीए इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी एक्सीडिंग 12 मंथ्स, तो उसको हम डाउटफुल एसेट कहेंगे। सिंपल वे में कि कोई भी चीज एनपीए है जिसको 12 मंथ से अधिक हो चुके हैं, तो डाउटफुल एसेट है। वही जो आपने बैंकिंग में सीखा था। अब लॉस एसेट का भी वही है। कौन आइडेंटिफाई करता है? या तो एनबीएफसी करेगा, या इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स, या फिर आरबीआई, तो हम उसको लॉस एसेट कहेंगे। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एन एसेट विच हैज रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, तो अप टू 3 मंथ्स तक वो स्टैंडर्ड एसेट है। ठीक है जी, आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लें। अब इसकी हम प्रोविजनिंग देखते हैं। बहुत सिंपल प्रोविजनिंग है। लॉस एसेट की 100% है, वही जो बैंकिंग में होती है। डाउटफुल एसेट की अनसिक्योर्ड है तो 100% है, वही जो बैंकिंग में होती है। स्टैंडर्ड एसेट है, सेम है 0.4% जो बैंकिंग में होती है। सब स्टैंडर्ड एसेट की यहाँ पे 10% है, बैंकिंग में 15% होती है। डाउटफुल एसेट अगर सिक्योर्ड है अप टू 1 ईयर 20%, 1 से 3 साल 30%, मोर देन 3 ईयर्स 50%। यहाँ पे ये थोड़ी सी अलग है। तो स्टैंडर्ड एसेट की, लॉस एसेट की, डाउटफुल एसेट अनसिक्योर्ड की तो बिल्कुल सेम है, बाकी अलग है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें प्रोविजनिंग निकालनी है किसकी? जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनके डिफरेंट एसेट्स की। एक चीज बहुत क्लियर है, जैसे जो स्टैंडर्ड एसेट्स की जो प्रोविजनिंग है सब स्टैंडर्ड्स की है, वो काफी मिलती जुलती है बैंकिंग से। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, while closing its books of account on 31st March 2019, a non-banking finance company has its advances classified as follows. Standard assets हैं 16,800 lakhs, substandard assets 13,400 lakhs, secured portion of doubtful debts up to 1 year 320 lakhs, 1 year to 3 years 90 lakhs, more than 3 years 30 lakhs, unsecured portion of doubtful debts 97 lakhs, loss assets 48 lakhs। एक चीज है कि जो स्टैंडर्ड एसेट्स में है उसमें प्रोविजनिंग नॉर्मली के क्या लगती है 0.4%, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या लगता है 10%। सिक्योर्ड पोर्शन है, जो सिक्योर्ड पोर्शन है डाउटफुल एसेट्स का अप टू 1 ईयर पे 20%, 1 से 3 साल में कितना लगता है 30%, और मोर देन 3 ईयर्स में 50%। अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 100% लगता है, लॉस एसेट्स पे भी 100% लगता है। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेस एज पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट
नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 16 एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ये है नॉन सिस्टमेटिकली, ये सिस्टमेटिकली। आज हम करंट डेट में देखें तो दोनों की प्रोविजनिंग सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन रिक्वायरमेंट 16,800 से 0.4% है तो कितना हुआ 67.2 लाख। सबस्टैंडर्ड एसेट 13,400 के हैं तो 10% कितना हुआ 1340। सिक्योर पोर्शन अप टू 1 ईयर है 320, 20% हुआ 64। 90 लैक्स का 30% 27 लैक्स। मोर देन 3 इयर्स का 30 लैक्स है, 50% प्रोविजनिंग होती है, 15 लैक्स हो गया। अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट्स है 100% होता है 97 लाख। लॉस एसेट्स का 48 लाख है, 100% होता है 48 लाख। तो टोटल बनता है 1658.2। सो टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर, ये जो 1 और 2 है दोनों के लिए सेम ही होगा, इक्वल टू ₹1658.2 लाख। प्लीज अब इसको नोट डाउन जरूर करना, जितना आप नोट डाउन करोगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में। थैंक यू वेरी मच।